नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं साहित्य सागर, जहां हिंदी साहित्य की कालजयी रचनाएं जीवंत होती हैं। हमारे विशेष श्रृंखला प्रेमाश्रम के पिछले भागों में आपने देखा कि कैसे प्रेम, आदर्श और सामाजिक अन्याय की जंग हमारे नायक को अंदर से झकझोर रही है। तो चलिए सुन मुंशी प्रेमजी जी की इस कालजयी रचना के अगले अध्याय, प्रेमाश्रम भाग 21 से 25। प्रभात का समय था। चैत का सुखद पवन प्रवाहित हो रहा था। बाबूजवाला सिंह बरामदे में आराम कुर्सी पर लेटे हुए घोड़े का इंतजार कर रहे थे। उन्हें आज मौका देखने के लिए लखनपुर जाना था, किंतु मार्ग में एक बड़ी बाधा खड़ी हो रही थी। कल संध्या समय शीलमणि ने उनसे जानशंकर के मुकदमे की बात कही की, और तभी से वह बड़े असमंजस में पड़े हुए थे। सामने एक जटिल समस्या थी, न्याय या प्रणय, कर्तव्य या सत्री की मान रक्षा। वह सोचते थे, मुझसे बड़ी भूल हुई कि इस मुकदमे को अपने इजलास में रखा। लेकिन मैं ये क्या जानता था कि ज्ञानशंकर ये कूटनीति ग्रहण करेंगे। बड़ा स्वार्थी मनुष्य है। इसी अभिप्राय से उसने सत्रियों से मेल जोल बढ़ाया। शीलमणि ये चालें क्या जाने, शील में पढ़कर वचन दे आई। अब यदि उसकी बात नहीं रखता तो वह रो रो कर जान ही दे देगी। उसे क्या मालूम कि इस अन्याय से मेरी आत्मा को कितना दुख होगा। अभी तक जितनी गवाहियां सामने आई हैं उनसे तो यही सिद्ध होता है कि ज्ञानशंकर ने असामियों को दबाने के लिए यह मुकदमा दायर किया है, और कदाचित बात भी यही है। यह बड़ा ही बना हुआ आदमी है। लेख तो ऐसा लिखता है कि मानो दीन रक्षा के भावों में पगा हुआ है, किंतु पक्का मतलब ही है। गायत्री की रियासत का मैनेजर हो जाएगा तो अंधेर मचा देगा। नहीं, मुझसे यह अन्याय न हो सकेगा। देखकर मक्खीन ही निगली जाएगी। शीलमणि उठोर उठे। उसे स्वयं समझाना चाहिए था कि मुझे ऐसा वचन देने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन मुश्किल तो यह है कि वह केवल रोकर ही मेरा पिंडन छोड़ेगी। अब बात बात पर ताने देगी। कदाचित मैके की तैयारी भी करने लगे। यही उसकी बुरी आदत है। क्या तो प्रेम और मृदुता के देवी बन जाएगी, या बिगड़ेगी तो भालों से छेदने लगेगी। जानशंकर ने मुझे ऐसे संकट में डाल रखा है कि उससे निकलने का कोई मार्ग ही नहीं दिखता। ज्वाला सिंह इसी हैस बैस में पड़े हुए थे कि अचानक ज्ञानशंकर सामने पैरगाड़ी पर आते दिखाई दिए। ज्वाला सिंह तुरंत कुर्सी से उठ खड़े हुए और साइस को जोर से पुकारा कि घोड़ा ला। साइस घोड़े को कैसे हुए तैयार खड़ा था। यह हुक्म पाते ही घोड़ा सामने लाकर खड़ा कर दिया। ज्वाला सिंह उस पर कूदकर सवार हो गए। जानशंकर ने समीप आकर कहा, कहिए भाई साहब, आज सवेरे सवेरे कहाँ चले? ज्वाला, जरा लखनपुर जा रहा हूं, मौका देखना है। ज्वाला, कोई परवाह नहीं। जान, मैं भी साथ चलूं? ज्वाला, मुझे रास्ता मालूम है। यह कहते हुए उन्होंने घोड़े को एड़ लगाई और हवा हो गए। जानशंकर समझ गए कि मेरा मंत्र अपना काम कर रहा है। यह कृपा इसी का लक्षण है। ऐसा न होता तो आज भी मीठी मीठी बातें होती। चलूं, जरा शीलमणि को और पक्का कराऊं। यह इरादा करके वह ज्वालासिन्हा के कमरे जा बैठे। अर्दली ने कहा, सरकार बाहर गए हैं। जान, मैं जानता हूं, मुझसे मुलाकात हो गई। जरा घर में मेरी इत्तला कर दो। अर्दली, सरकार का हुक्म नहीं है। मुझे पहचानते हो या नहीं? पहचानता क्यों नहीं हूं तो चौखट पर जाकर कहते क्यों नहीं? अर्दली, सरकार ने मना कर दिया है। जानशंकर को अब विश्वास हो गया कि मेरी चाल ठीक पड़ी। ज्वाला सिंह ने अपने को पक्षपात रहित सिद्ध करने के लिए ही यह षड्यंत्र रचा है। ये सोच ही रहे थे कि शीलमणि से क्यों कर मैं मिलूं कि इतने में महरी किसी काम से बाहर आई और ज्ञानशंकर को देखते ही जाकर शीलमणि से कहा। शीलमणि ने तुरंत उनके लिए पान भेजा और उन्हें दीवान खाने में बैठाया। एक क्षण के बाद वह खुद जाकर पर्दे की आड़ में खड़ी हो गई और महरी से कहलाया, मैंने बाबूजी से आपकी सिफारिश कर दी है। जानशंकर ने धन्यवाद देते हुए कहा, मुझे अब आप ही का भरोसा है। शीलमणि बोली, आप घबराए नहीं, मैं उन्हें एकदम चैन न लेने दूंगी। जानशंकर ने ज्यादा ठहरना उचित न समझा। खुशी खुशी विदा हुए। उधर बाबू ज्वाला सिंह ने घोड़ा दौड़ाया तो 4 मील पर रुके। उन्हें एक सिगार पीने की इच्छा हुई। जेब से सिगार केस निकाला, लेकिन देखा तो दियासलाई न थी। उन्हें सिगार से बड़ा प्रेम था। अब क्या हो? इधर उधर निगाह दौड़ाई तो सामने कुछ दूरी पर एक बहली जाती हुई दिखाई थी। घोड़े को बढ़ाकर बहली के पास आ पहुंचे। देखा तो उस पर प्रेमशंकर बैठे हुए थे। ज्वाला सिंह का उनसे परिचय था। कई बार उनकी कृषिशाला की सैर करने गए थे और उनके सरल संतोषमय जीवन का आदर करते थे। पूछा, कहिए महाशय, आज इधर कहां चले? प्रेम, जरा लखनपुर जा रहा हूं। और आप? मैं भी वही चलता हूं। प्रेम, अच्छा साथ हुआ। क्या कोई मुकदमा है? ज्वाला सिंह ने सिगार जलाकर मुकदमे का वृत्तांत कह सुनाया।
प्रेमशंकर गौर से सुनते रहे, फिर बोले, आपने उन्हें समझाया नहीं कि गरीबों को क्यों तंग करते हो? ज्वाला, मैं इस विषय में उनसे क्यों कर कुछ कहता? हाँ, सत्रियों में जो बातें हुई उनसे मालूम होता है कि वह अपने जरूरतों से मजबूत हैं, उनका खर्च नहीं चलता। प्रेम, 2000 साल की आमदनी 3-4 प्राणियों के लिए तो कम नहीं होती। ज्वाला, लेकिन इसमें आधा तो आपका है। प्रेम, जी नहीं, मेरा कुछ नहीं है। मैंने उनसे साफ साफ कह दिया है कि मैं इस जायदाद में हिस्सा नहीं लेना चाहता। ज्वाला सिंह, क्या आपने उनके नाम हिब्बा कर दिया? प्रेम, जी नहीं, लेकिन हिब्बा ही समझिए। मेरा सिद्धांत है कि मनुष्य को अपनी मेहनत की कमाई खानी चाहिए। यही प्राकृतिक नियम है। किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह दूसरों की कमाई को अपनी जीवन वृत्ति का आधार बनाए। ज्वाला, तो यह कहिए कि आप जमींदारी के पेशे को ही बुरा समझते हैं। प्रेम, हाँ, मैं इसका भक्त नहीं हूं। भूमि उसकी है जो उसको जोते। शासक को उसकी उपज में भाग लेने का अधिकार इसलिए है कि वह देश में शांति और रक्षा की व्यवस्था करता है, जिसके बिना खेती हो ही नहीं सकती। किसी तीसरे वर्ग का समाज में कोई स्थान नहीं है। ज्वाला महाशय, इन विचारों से तो आप देश में क्रांति मचा देंगे। आपके सिद्धांत के अनुसार हमारे बड़े बड़े जमींदारों, ताल्लुकेदारों और रईसों का समाज में कोई स्थान ही नहीं दिया। सबके सब डाकू है। प्रेम, इसमें इनका कोई दोष नहीं, प्रथा का दोष है। इस प्रथा के कारण देश की कितनी आत्मिक और नैतिक अवनति हो रही है, इसका अनुमान नहीं किया जा सकता। हमारे समाज का वह भाग जो बल, बुद्धि, विद्या में सर्वोपरि है, जो हृदय और मस्तिष्क के गुणों से अलंकृत है, केवल इसी प्रथा के वश आलस्य, विलास और अविचार के बंधनों में जकड़ा हुआ है। ज्वाला सिंह, कहीं आप इन्हीं बातों का प्रचार करने तो लखनपुर नहीं जा रहे हैं कि मुझे पुलिस की सहायता न मांगनी पड़े? प्रेम, हाँ, शांति भंग कराने का अपराध मुझ पर हो तो जरूर पुलिस की सहायता लीजिए। ज्वाला सिंह, मुझे आप पर कड़ी निगाह रखनी पड़ेगी। मैं भी छोटा मोटा जमींदार हूं, आपसे डरना चाहिए। इस समय लखनपुर ही जाएगा या आगे जाने का इरादा है? प्रेम, इरादा तो यहीं से लौट आने का है, आगे जैसी जरूरत हो। इधर आसपास के देहातों में 1 महीने से प्लेग का प्रकोप हो रहा है। कुछ दवाएं साथ लेता आया हूं, जरूरत होगी तो उसे बांट दूंगा। कौन जाने मेरे ही हाथों 2-4 जाने बच जाए। इसी प्रकार बातें करते हुए दोनों आदमी लखनपुर पहुंचे। गांव खाली पड़ा था। लोग बागों में झोंपड़ियां डाले पड़े थे। इस छोटी सी बस्ती में खूब चहल पहल थी। उन दारुण दुखों का चिन्ह कहीं न दिखाई देता था, जिनसे लोगों के हृदय विदीर्ण हो गए थे। छप्परों के सामने महुए सुखाए जा रहे थे। चक्कियों की गर्ज, छाछ की तड़प, ओखली और मूसल की धमक उस जीवन संग्राम की सूचना दे रही थी जो प्लेग के भीषण हत्याकांड की भी परवाह न करता था। लड़के आमों पर डेले चला रहे थे। कोई सतरी बर्तन मांजती थी, कोई पड़ोसी के घर से आग लिए आती थी, कोई आदमी निठला बैठा नजर न आता था। प्रेमशंकर तो बस्ती में आते ही बहली से उतर पड़े एक झोपड़े के सामने खाट पर बैठ गए। ज्वाला सिंह घोड़े से न उतरे। खाट पर बैठना अपमान की बात थी। जोर से बोले, कहाँ है मुखिया? जाकर पटवारी को बुला लाए, हम मौका देखना चाहते हैं। यह हुक्म सुनते ही कई आदमी झोंपड़ी से मरीजों को छोड़ छोड़कर निकल आए। चारों ओर भगदड़ सी पड़ गई। 2-3 आदमी चौपाल की तरफ कुर्सी लेने दौड़े। 2-3 आदमी पटवारी की तलाश में भागे और गांव के मान्यगण ज्वाला सिंह को घेर कर खड़े हो गए। प्रेमशंकर की ओर किसी ने ध्यान भी न दिया। इतने में कादिर खां अपनी झोपड़ी से निकले और सुक्खू के कान में कुछ कहा। सुक्खू ने दुखरन भगत से कानाफूसी की। तब बिसेसर शाह से साएं साएं बातें हुई, मानो लोग किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार कर रहे हों। 10 मिनट के बाद सुक्खू चौधरी एक थाल लिए हुए आए। उसमें अक्षत, दही और कुछ रुपये रखे हुए थे। गांव के पुरोहित जी ने प्रेमशंकर के माथे पर दही चावल का टीका लगाया और थाल उनके सामने रख दिया। ज्वाला सिन्हा कुर्सी पर बैठते हुए बोले, लीजिए, आपकी तो बोहनी हो गई, कांटे में तो हम ही रहे। उस पर भी आप जमींदारी पेशे की निंदा करते हैं। प्रेमशंकर ने कहा, देवी के नाम से ईंट पत्थर भी तो पूजे जाते हैं। कादिर खां, हम लोगों के धन भाग थे कि दोनों मालिकों के एक सा दर्शन हो गए फिर। प्रेम, यहां बीमारी कुछ कम हुई या अभी वही हाल है? कादिर, सरकार कुछ न पूछिए, कम तो न हुई और बढ़ती जाती है। कोई दिन नागा नहीं जाता कि एक ने घर पर बिजली न गिरती हो। नदी यहां से 6 कोस है। कभी कभी तो दिन में 2-2, 3-3 बेर जाना पड़ता है। उस पर कभी आंधी, कभी पानी, कभी आग। खेतों में अनाज सड़ा जाता है। कैसे काटे कहां रखे? बस
भोर को घरों में एक बेर चूल्हा जलता है, फिर दिन भर कहीं आग नहीं जलती। चिलम को तरसकर रह जाते हैं हुजूर, रोते नहीं बनता। दुर्दशा हो रही थी। उस पर मालिकों की निगाह भी टेढ़ी हो गई है। 100 काम छोड़कर कचहरी दौड़ना पड़ता है। कभी कभी तो घर में लाश छोड़कर जाना पड़ता है। क्या करे, जो सिर पर पड़ी है उसे झेलते हैं। हुजूर का एक गुलाम था, अच्छा पट्टा था, सारी गृहस्थी संभाले हुए था। 3 घड़ी में चल बसा, मुंह से बोल तक निकली। सुखू चौधरी का तो घर ही सत्यानाश हो गया। बस अब अकेले इन्हीं का दम रह गया है। बेचारे डपट सिंह का छोटा लड़का मरा है, आज बड़ा लड़का बीमार है। अल्लाह ही बचाए तो बचे। जुबान बंद हो गई है। लाल लाल आंखें निकाले खाट पर पड़ा, हाथ पैर पटक रहा है। कहां तक गिनाएं, खुदा रसूल देवी देवता सभी की मन्नतें मानते हैं पर कोई नहीं सुनता। अब तक तो जैसे बन पड़ा मुकदमेन बाजी की उजरदारी की, अब वह हिम्मत भी नहीं रही किसके लिए यह सब करे। इतने पर भी मालिकों को दया नहीं आती। प्रेमशंकर, जरा मैं डपट सिंह के लड़के को देखना चाहता हूं। कादिर, हाँ हुजूर, चलिए मैं चलता हूं। ज्वाला सिंह, जरा सावधान रहिएगा, यह रोग संक्रामक होता है। प्रेमशंकर ने इसका कुछ उत्तर न दिया। औषधियों का बैग उठाया और पीछे पीछे चले। डपट सिंह के जोमपड़े पर पहुंचे तो आदमियों की बड़ी भीड़ लगी हुई थी। एक आम के पेड़ के नीचे रोगी की खाट पड़ी हुई थी। डपट सिंह और उनके छोटे भाई ढाई डपट सिंह सिरहाने खड़े पंखे चल रहे थे। 2 स्त्रियां पायते की ओर खड़ी रो रही थीं। प्रेमशंकर को देखते ही दोनों अंदर चली गईं। दोनों भाइयों ने उनकी ओर दीन भाव से देखा और अलग हट गए। उन्होंने उष्णता मापयंत्र से देखा तो रोका। दर्जे पर था, त्रिदोष के लक्षण प्रकट थे। समझ गए कि यह हबदम भर का मेहमान है। अभी वह बेग से औषधि निकाल ही रहे थे कि मरीज एक बार जोर से चीख मारकर उठा और फिर खाट पर गिर पड़ा। आंखें पत्थर में पड़ गई। डपट सिंह शोकातुर होकर मृत शरीर से लिपट गया और रोकर बोला, बेटा, हाय बेटा। ये कहते कहते उसकी आंखें रक्त वर्ण हो गईं। उन्माद सा छा गया। गीली लकड़ी पहली आंच में रसती है, दूसरी आंच में जलकर भस्म हो जाती है। डपट सिंह शोक संताप से विह्वल हो गया। खड़े होकर बोला, कोई इस घर में आग क्यों नहीं लगा देता? अब इसमें क्या रखा है? कैसी दिल लगी है? बाप बैठा रहे और बेटा चल दे। इन्हीं हाथों से मैंने इसे गोद में खिलाया था। इन्हीं हाथों से चिता की गोद में कैसे बैठा दूं? कैसा रुलाकर चल दिया, मानो हमसे कोई नाता ही नहीं है। कहता था, दादा तुम बूढ़े हुए, अब बैठे बैठे राम राम करो, हम तुम्हारी परवस्ती करेंगे। मगर दोनों के दोनों चल दिए। किसी के मुख पर दया ना आई। लो राम राम करता हूं, अब परवस्ती करो की बातों के ही धनी थे। ये कहते कहते वह शव के पास से हटकर दूसरे पेड़ के नीचे जा बैठे। एक क्षण के बाद फिर बोले, अब इस माया जाल को तोड़ दूंगा। बहुत दिन इसने मुझे उंगलियों पर नचाया, अब मैं इसे नचाऊंगा। तुम दोनों चल दिए, बहुत अच्छा हुआ, मुझे माया जाल से छुड़ा दिया। इस माया के कारण कितने पाप किए, कितने झूठ बोले, कितनों का गला दबाया, कितनों के खेत काटे। अब सब पाप दोष का कारण मिट गया। वह मरी हुई माया सामने पड़ी है। कौन कहता है मेरा बेटा था? नहीं, मेरा दुश्मन था, मेरे गले का फंदा था, मेरे पैरों की बेड़ी था, फंदा छूट गया, बेड़ी कट गई। लाओ इस घर में आग लगा दो, सब कुछ भस्म कर दो। बलराज खड़ा आंसू क्या बहाता है? कहीं आग नहीं है? लाके लगा दे। सब लोग खड़े रो रहे थे। प्रेमशंकर भी करुणातुर हो गए। डपट सिंह के पास जाकर बोले, ठाकुर धीरज धरो, संसार का यही दस्तूर है। तुम्हारी ये दशा देखकर बेचारी स्त्रियां और भाई रो रहे हैं, उन्हें समझाओ। डपट सिंह ने प्रेमशंकर को उन्मत्त नेत्रों से देखा और व्यंग्य भाव से बोले, ओहो, आप तो हमारे मालिक हैं। क्या जाफा वसूल करने आए हैं? उसी से लीजिए जो वहां धरती पर पड़ा हुआ है, वह आपकी कौड़ी कौड़ी चुका देगा। गौस खां से कह दीजिए उसे पग ले जाएं, बांधे मारे मैं न बोलूंगा। मेरा खेती बाड़ी से, घर द्वार से इस्तीफा है। कादिर खान ने कहा, भैया डपट, दिल मजबूत करो। देखते हो घर घर यही आग लगी हुई है, मेरे सिर भी तो यही विपत्ति पड़ी है। इस तरह दिल छोटा करने से काम न चलेगा। उठो, कुछ कफन कपड़े की फिक्र करो, दोपहर हुआ जाता है। डपट सिंह को होश आ गया, होश के साथ आंसू भी आए। रोकर बोले, दादा तुम्हारा सा कलेजा कहां ले लाएं? किसी तरह धीरज नहीं होता। हाय। दोनों के दोनों चल दिए। एक भी बुढ़ापे का सहारा न रहा। सामने ये लाश देखकर ऐसा जी चाहता है गले पर गडासा मार लूं। दादा तुम जानते हो कि कितना सुशील लड़का था। अभी उस दिन मुकद्दर की जोड़ी के लिए हट कर रहा था। मैंने सैकड़ों गालियां दी, मारने उठा, बेचारे ने जबान तक नहीं लाई। हाँ, खाने पीने को तरसता रह गया। उसकी कोई मुराद पूरी न हुई। न भर पेट खा सका, न तन भर पहन सका। धिक्कार है मेरी जिंदगानी पर। अब यह घर नहीं देखा जा सकता।
छपट अपना घर द्वार संभालो, मेरे भाग्य में ठोकर खाना लिखा हुआ है। भाई लोग, राम राम, मालिक को राम, सरकार को राम राम। अब ये अभागा देश से जाता है, कहीं सुनी माफ करना। ये कहकर डपत सिंह उठकर कदम बढ़ाते हुए एक तरफ चले। जब कई आदमियों ने उन्हें पकड़ना चाहा तो वह भागे। लोगों ने उनका पीछा किया पर कोई उनकी गर्द को भी न पहुंचा। जान पड़ता था हवा में उड़े जाते हैं। लोगों के दम फूल गए, कोई यहां रहा, कोई वहां गिरा। अकेले बलराज ने उनका पीछा न छोड़ा, यहां तक कि डपत सिंह बेदम होकर जमीन पर गिर पड़े। बलराज दौड़कर उनकी छाती से लिपट गया और तब अपने अंगोछे से उन्हें हवा करने लगा। जब उन्हें होश आया तो हाथ पकड़े हुए घर लाया। ज्वालासिनी की करुणा भी जागृत हो गई। प्रेमशंकर से बोले, बाबू साहब, बड़ा शोकमय दृश्य है। प्रेमशंकर, कुछ न, कलेजा मुंह को आया जाता है। कई आदमी बांस काटने लगे, लेकिन तीसरे पहर तक लाश न उठी। प्रेमशंकर ने कादिर से पूछा, देर क्यों हो रही है? कादिर, हुजूर क्या कहें, घर में रुपये नहीं है। बेचारा डपर रुपये के लिए इधर उधर दौड़ रहा है, लेकिन कहीं नहीं मिलते। हमारी जो दशा है सरकार, हम ही जानते हैं। जाफा लगान के मुकदमे ने पहली ही हांडी तावा गिरोह रखवा लिया था। इस बीमारी ने रही सही कसर पूरी कर दी। अब किसी के घर में कुछ नहीं रहा। प्रेमशंकर ने ठंडी सांस लेकर ज्वालासिंह से कहा, देखिए आपने इनकी हालत, घर में कौड़ी कफन को नहीं। ज्वालासिंह, मुझे अफसोस आता है कि इनसे पिछले साल मुचलका क्यों लिया। मैं अब तक न जानता था कि इनकी दशा इतनी हीन है। प्रेम, मुझे खेद है कि मकान से कुछ रुपये लेकर न चला। ज्वाला, रुपये मेरे पास हैं पर मुझे देते हुए संकोच होता है। शायद इन्हें बुरा लगे, आप लेकर दे दे तो अच्छा हो। प्रेमशंकर ने 20 रुपये का नोट ले लिया और कादिर खां को चुपके से दे दिया। एक आदमी तुरंत कफन लेने को दौड़ा। लाश उठाने की तैयारी होने लगी। सत्रियों में फिर कोहराम मचा। जब तक शव घर में रहता है, घर वालों को कदाचित कुछ आशा लगी रहती है। उसका घर से उठना पार्थिव वियोग का अंत है। वह आशा के अंतिम सूत्र को तोड़ देता है। तीसरे पहर लाश उठी। सारे गांव के पुरुष साथ चले। पहले कादिर खां ने कंधा दिया। ज्वालासिंह को सरकारी काम था, वह लौट पड़े, लेकिन प्रेमशंकर ने 2-4 दिन वहां रहने का निश्चय किया। एक पखवाड़ा बीत गया। संध्या समय था। शहर में बर्फ की दुकानों पर जमघट होने लगा था। हुक्के और सिगरेट से लोगों को अरुचि होती जाती थी। ज्वालासिंह लखनपुर से मौके की जांच करके लौटे थे और कुर्सी पर बैठे ठंडा शरबत पी रहे थे कि शीलमणि ने आकर पूछा, दोपहर को कहाँ रह गए थे? ज्वाला, बाबू प्रेमशंकर का मेहमान रहा, वह अभी देहात में ही है। शील, अभी तक बीमारी का जोर कम नहीं हुआ। ज्वाला, नहीं, अब कम हो रहा है। वह पूरे 15 दिन से देहातों में दौरे कर रहे हैं। एक दिन भी आराम से नहीं बैठे। गांव में जनता उनको पूजती है। बड़े बड़े हाकिम का भी इतना सम्मान न होगा। न जाने इस तपन में उनसे कैसे वहां रहा जाता है। न पंखा, न टट्टी, न शरबत, न बर्फ। बस पेड़ के नीचे एक झोंपड़े में पड़े रहते हैं। मुझसे तो वहां एक दिन भी न रहा जाए। शील, परोपकारी पुरुष जान पड़ते हैं। क्या हुआ, तुमने मौका देखा? ज्वाला, हाँ, खूब देखा। जिस बात का संदेह था वही सच्ची निकली। जानशंकर का दावा बिल्कुल निस्सार है। उसके मुख्तार और चपरासियों ने मुझे बहुत चकमा देना चाहा, लेकिन मैं इन लोगों के हथकंडों को खूब जान गया हूं। बस हाकिमों को धोखा देकर अपना मतलब निकाल लेते हैं। जरा इस भलमन साहत को देखो कि असामियों के तो जान के लाले पड़े हुए हैं और इन्हें अपने प्याले भर खून की धुन सवार है। इतना भी नहीं हो सकता कि जरा गांव में जाकर गरीबों की तसल्ली तो करते। इन्हीं का भाई है कि जमींदारी पर लात मारकर दीनों की निस्वार्थ सेवा कर रहा है। अपनी जान हथेली पर लिए फिरता है और एक ये महापुरुष हैं कि दीनों की हत्या करने से भी नहीं हिचकते। मेरी निगाह में तो अब इनकी आधी इज्जत भी नहीं रही, खाली डोल है। शील, तुम जिनकी बुराई करने लगते हो उसकी मिट्टी पलीद कर देते हो। मैं भी आदमी पहचानती हूं। जानशंकर देवता नहीं, लेकिन जैसे सब आदमी होते हैं वैसे ही वह भी हैं। ख्वामख्वाह दूसरों से बुरे नहीं। तुम उन्हें जो चाहो कहो, पर मैं तो उन्हें क्रूर और दुरात्मा समझता हूं। शील, तब तुम उनका दावा अवश्य ही खारिज कर दोगे। ज्वाला, कदापि नहीं। मैं ये सब जानते हुए भी उन्हीं की डिग्री करूंगा, चाहे अपील से मेरा फैसला मनसूख हो जाए। शील, हाँ, बस मैं भी यही चाहती हूं। तुम अपनी सी कर दो जिससे मेरी बात बनी रहे। ज्वाला, लेकिन यह सोच लो कि तुम अपने ऊपर कितना बड़ा बोझ ले रही हो। लखनपुर में प्लेग का भयंकर प्रकोप हो रहा है। लोग तबाह हो जाते हैं। खेत काटने की भी किसी को फुर्सत नहीं मिलती। कोई घर ऐसा नहीं
जहां से शोक विलाप की आवाज ना आ रही हो। घर के घर अंधेरे हो गए, कोई नाम लेने वाला भी न रहा। उन गरीबों में अब अपील करने की सामर्थ्य नहीं। जानशंकर डिग्री पाते ही जारी कर देंगे। किसी के बैल नीलाम होंगे, किसी के घर बिकेंगे, किसी की फसल खेत में खड़ी खड़ी कौड़ियों के मोल नीलाम हो जाएगी। ये दीनों की हाय किस पर पड़ेगी? ये खून किसी की गर्दन पर होगा? मैं बदनामी से नहीं डरता, लेकिन अन्याय और अनर्थ से मेरे प्राण कांपते हैं। शीलमणि ये व्याख्यान सुनकर कांप उठी। उनके इस मामले को इतना महत्वपूर्ण न समझा था। उनका मौन व्रत टूट गया। बोली, यदि यह हाल है तो आप वही कीजिए जो न्याय और सत्य कहे। मैं गरीबों की आह नहीं लेना चाहती। मैं क्या जानती थी कि जरा से दावे का यह भीषण परिणाम होगा। ज्वाला सिंह के हृदय पर से एक बोझ सा उतर गया। शीलमणि को अब तक वह न समझ थे। बोले, विद्यावती के सामने कौन सा मुंह लेकर जाओगी? शीलमणि, विद्यावती ऐसे क्षुद्र विचारों की स्त्री नहीं है, और अगर वह इस तरह मुझसे रूठ भी जाए तो मुझे चिंता नहीं। मैत्री के पीछे क्या गरीबों का गला काट लिया जाए? मैं तो समझती हूं वह जानशंकर से चिढ़ती है। जब कभी उन्होंने मुझसे इस दावे की चर्चा की है, वह मेरे पास से उठकर चली गई है। उनकी मायालिप्सा उसे एक आंख नहीं भाती। दावा खारिज होने की खबर सुनकर मन में प्रसन्न होगी। ज्वाला, उस पर आपका दावा है कि गायत्री के इलाके का प्रबंध करेंगे। उसकी इनसे एक दिन भी निभेगी। वह बड़ी दयावती है शीलमणि। दावा खारिज करने पर वह अपील कर दें तो? ज्वाला, हां, बहुत संभव है, अवश्य करेंगे। शील, और वहां से इनका दावा बहाल हो सकता है? ज्वाला, हां, हो सकता है। शील, तब तो वह गरीब खेतीहरों को और भी पीस डालेंगे। हाँ, यह तो उनकी प्रकृति ही है। तुम खेतीहरों की कुछ मदद नहीं कर सकते? ना, यह मेरे अख्तियार से बाहर है। किसानों को कहीं से धन की सहायता मिल जाए तब तो वह न हारेंगे। हार जीत तो हाकिम के निश्चय पर निर्भर है। हाँ, उन्हें मदद मिल जाए तो अपने मुकदमे की पैरवी अच्छी तरह कर सकेंगे। शील, तुम कुछ रुपए क्यों नहीं दे देते? वह जिस अन्याय से भागता हूं वही करूं। शील, प्रेमशंकर जी बड़े दयालु हैं, उनके पास रुपए हों तो वह खेतीहारों की मदद करें। ज्वाला, मेरे विचार से वह इस अन्याय के लिए अपने भाई से बैर न करेंगे। इतने में बाहर की मित ग्वालियर का एक नामी जलतरंगी आया हुआ था। क्लब में उसका गाना होने वाला था। लोग क्लब अब चल दिए। दूसरी तारीख खपड़जान शंकर का मुकदमा पेश हुआ। ज्वाला सिन्हा ने फैसला सुना दिया। जानशंकर उस दिन स्वयं कचहरी में मौजूद थे। यह फैसला सुना तो दांत पीस कर रह गए। क्रोध में भरे हुए घर आए और विद्या पर जली दिल के फफोले फोड़े। आज बहुत दिनों के बाद लाला प्रभाशंकर के पास गए और उनसे भी एक असद व्यवहार का रोना रोआए। एक सप्ताह तक यही चलता रहा। शहर में ऐसा कोई परिचित आदमी न था जिससे उन्होंने ज्वाला सिन्हा के कपट व्यवहार की शिकायत न की हो। यहाँ तक कि रिश्वत का दोषारोपण करने में भी संकोचन किया और उन्हें शब्दाघातों से हीत स्किनन हुई। कलम की तलवार से भी छुंटे करनी शुरू की। कई दैनिक पत्रों में ज्वाला सिन्हा की खबर ली। जिस पत्र में देखिए उसी में उनके विरुद्ध कालम के कालम भरे रहते थे। एंग्लो इंडियन पत्रों को हिंदुस्तानियों की अयोग्यता पर टिप्पणी करने का अच्छा अवसर हाथ आया। एक महीने तक यह हीरोलाम चार रहा। ज्वाला सिन्हा के जीवन का कलंक और अपवाद से न बचा। एक संपादक महाशय ने तो यहां तक लिख मारा कि उनका मकान शहर भर के रसिक जनों का अखाड़ा है। जानशंकर के रचना कौशल ने उनके मनोमालिनी के साथ मिलकर ज्वाला सिन्हा को अत्याचार और अविचार का कालादेव बना दिया। बेचारे लेखों को पढ़ते थे और मन ही मन ऐंठ कर रह जाते थे। अपनी सफाई देने का अधिकार न था। कानून उनका मोहंद किए हुए था। मित्रों में ऐसा कोई न था जो पक्ष में कलम उठाता। पत्रों में मिथ्यावादिता पर कुड़ कुड़ कर रह जाते थे, जो सत्यासत्य का निर्णय किए बिना अधिकारियों पर छींटे उड़ाने में ही अपना गौरव समझते थे। घर से निकलना मुश्किल हो गया। शहर में जहां देखिए यही चर्चा थी। लोग उन्हें आते जाते देखकर खुले शब्दों में उनका उपहास करते थे। अफसरों की निगाह भी बदल गई। जिलाधीश से मिलने गए। उसने कहला भेजा, मुझे फुर्सत नहीं है। कमिश्नर एक बंगाली सज्जन थे, उनके पास फरियाद करने गए। उन्होंने सारा वृत्तांत बड़ी सहानुभूति के साथ सुना, लेकिन चलते समय बोले, यह संभव है कि इस हलचल का आप पर कोई असर न हो। मुझे शंका है कि कहीं यह प्रश्न व्यवस्थापक सभा में नोट जाए। मैं यथाशक्ति आप पर आंच न आने दूंगा, लेकिन आपको न्यायोचित समर्थन करने के लिए कुछ नुकसान उठाने पर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सन्मार्ग फूलों की सेज नहीं है। एक दिन ज्वाला सिन्हा इन्हीं चिंताओं में मगन बैठे हुए थे कि प्रेमशंकर आए। ज्वाला सिन्हा दौड़कर उनके गले लिपट गए। आंखें सजल हो गईं, मानो आपने किसी परम हितैषी से भेंट हुई हो। कुशल समाचार के बाद पूछा, देहात से कब लौटे? प्रेमशंकर, आज ही आया हूं, पूरे 1.5 महीने लगे गए।
2-3 दिन का इरादा करके घर से चला था। हाजीगंज वाले बार बार बुलाने न जाते तो मैं जेठ भर वहां और रहता। ज्वाला, बीमारी की क्या हालत है? प्रेमशंकर, शांत हो गई है। ये कई समाचार पत्रों में क्या हड़बोंग मचा हुआ है, मैंने तो आज देखा। दुनिया में क्या हो रहा है इसकी कुछ खबर ही न थी। ये मंडली तो बेतरह आपके पीछे पड़ी हुई है। ज्वाला, उनकी कृपा है और कहूं, प्रेम, मैं तो देखते ही समझ गया कि यह जानशंकर के दावे को खारिज कर देने का फल है। ज्वाला बाबू, ज्ञानशंकर से कभी ऐसी आशा न थी कि मुझे अपना कर्तव्य पालन करने का ये दंड दिया जाएगा। अगर वह केवल मेरी न्याय और अधिकार संबंधी बातों पर आघात करते तब भी मुझे खेद न होता। मुझे अत्याचारी कहते, जुल्मी कहते, निरंकुश सिद्ध करते नापेक्षों के आदि होते हैं। दुख किस बात का है कि मेरे चरित्र को कलंकित किया गया है। मुनिसवा, मुझे अगर किसी बात का घमंड है तो वह अपने आचरण का है। मेरे कितने ही रसिक मित्र वैरागी हैकर चिढ़ाते हैं। यहाँ मैं कभी थिएटर देखने नहीं गया, कभी मेला तमाशा तक नहीं देखा। बाबू ज्ञानशंकर इस बात से भली भांति परिचित है, लेकिन मुझे सारे शहर के छैलों का नेता बनाने में उन्हें लेश मात्र भी संकोच न हुआ। इन आक्षेपों से मुझे इतना दुख हुआ है कि उसे प्रकट नहीं कर सकता। कई बार मेरी इच्छा हुई कि विष खा लूं। आपसे मेरा परिचय बहुत थोड़ा है, लेकिन मालूम नहीं क्यों जी चाहता है कि आपके सामने हृदय निकाल कर रख दूं। मैंने कई बार जहर खाने का इरादा किया, किंतु यह सोचकर कि कदाचित इससे इन आक्षेपों की पुष्टि हो जाएगी, रुक गया। यह भय भी था कि शीलमणि रो रो कर प्राण न त्याग दे। सच पूछिए, उसी के श्रद्धा में प्रेम ने अब तक मेरी प्राण रक्षा की है। अगर वह एक क्षण के लिए भी मुझसे विमुख हो जाती तो मैं अवश्य ही आत्मघात कर लेता। ज्ञानशंकर मेरे स्वभाव को जानते हैं। मैं और वह बरसों तक भाइयों की भांति रहे हैं। उन्हें मालूम है कि मरे हृदय में मर्मस्थान कहाँ है। इसी स्थान को उन्होंने अपनी कलम से बेधा और मेरी आत्मा को सदा के लिए निर्बल बना दिया। प्रेम, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि इन पत्रों पर मान हानि का अभियोग चलाए। इसके सिवा अपने को निर्दोष सिद्ध करने का कोई उपाय नहीं है। मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं कि जानशंकर पर इसका क्या असर पड़ेगा। उन्हें अपने कर्मों का दंड मिलना चाहिए। मैं स्वयं सहिष्णुता का भक्त हूं, लेकिन यह असंभव है कि कोई चरित्र पर मिथ्या कलंक गए और मैं मौन धारण किए बैठा रहूं। आप वकीलों से सलाह लेकर अवश्य मान हानि का मुकदमा चलाए। ज्वाला सिंह को सोचकर बोले, और भी बदनामी होगी। प्रेम, कदापि नहीं। आपको इन मिथ्याक्षेपों का प्रतिवाद करने का अवसर मिलेगा और जनता की दृष्टि मन आपका सम्मान बढ़ जाएगा। ऐसी दशा में आपका चुप रह जाना अक्षम्य ही नहीं, दूषित है। यह न समझिए कि मुझे ज्ञानशंकर से द्वेष या अपवाद से प्रेम है। इस मामले को केवल सिद्धांत की निष्पक्ष दृष्टि से देखता हूं। मान रक्षा हमारा धर्म है। ज्वाला, मैं नतीजे को सोचकर कातर हो जाता हूं। बाबू ज्ञानशंकर का फंस जाना निश्चित है। मुमकिन है जेल की नौबत आए। वह आत्मिक कष्ट मेरे लिए इससे कहीं असह्य होगा। जिससे बरसों तक भ्रातृवत प्रेम रहा, जिससे दांतकारी रोड़ी थी, उससे मैं इतना कठोर नहीं हो सकता। मैं तो इस विचार मात्र ही से कांप उठता हूं। इन आक्षेपों से मेरी केवल इतनी हानि होगी कि यहां से तब्दील हो जाऊंगा या अधिक से अधिक पदच्युत हो जाऊंगा, परंतु जानशंकर तबाह हो जाएंगे। मैं अपने दुरावेशों को पूरा करने के लिए उनके परिवार का सर्वनाश नहीं कर सकता। प्रेमशंकर ने ज्वाला सिंह को श्रद्धापूर्ण नेत्रों से देखा। इस आत्मोत्सर्ग के सामने उनका सिर झुक गया, हृदय सदनुराग से परिपूर्ण हो गया। ज्वाला सिंह के पैरों पर गिर पड़े और सजल नेत्र होकर बोले, भाई जी, आपको परमात्मा ने देव स्वरूप बनाया है। मुझे अब तक न मालूम था कि आपके हृदय में ऐसे पवित्र और निर्मल भाव छिपे हुए हैं। ज्वाला सिंह झिझकर पीछे हट गए और बोले, भैया, ईश्वर के लिए वह अन्याय ना कीजिए। मैं तो अपने को इस योग्य भी नहीं पाता कि आपके चरणारविंद अपने माथे से लगाऊं। आप मुझे कांटों में घसीट रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो मैं उन्हीं पत्रों में इन आक्षेपों का प्रतिवाद कर दूं। ज्वाला सिंह वास्तव में प्रतिवाद की आवश्यकता को स्वीकार करते थे, किंतु इस भय से कि कहीं मेरी सम्मति मुझे उस उच्च पद से गिरा न दे जो मैंने अभी प्राप्त किया है, इनकार करना ही उचित जाना पड़ा। बोले, जी नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं। प्रेमशंकर के चले जाने के बाद ज्वाला सिंह को खेद हुआ कि प्रतिवाद का ऐसा उत्तम अवसर हाथ से निकल गया। अगर इनके नाम से प्रतिवाद निकलता तो वह सारा मिथ्या जाल मकड़ी के जालों के सदृश कट जाता। पर अब तो जो हुआ सो हुआ। एक साधु पुरुष के हृदय में स्थान तो मिल गया। प्रेमशंकर घर तक जाने का विचार करके हाजीपुर से चले थे।
महीनों से घर से कुशल समाचार न मिला था, लेकिन यहां से उठे तो 9 बज गए थे। जेठ की लू चलने लगी थी। घर से हाजीपुर लौट जाना दुस्तर था, इसलिए किसी दूसरे का इरादा करके लौट पड़े। लेकिन ज्ञानशंकर को चैन कहाँ। उन्हें ज्यों ही मालूम हुआ कि भैया देहात से लौट आए हैं, वह उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो गए। ज्वाला सिंह को उनकी नजरों में गिराना आवश्यक था। संध्या समय था। प्रेमशंकर अपने झोंपड़े के सामने वाले गमलों में पानी दे रहे थे कि जानशंकर आ पहुंच और बोले, क्या मजूर कहीं चला गया क्या? प्रेमशंकर, मैं भी तो मजूर ही हूं। घर पर सब कुशल है ना? जान, जी हां, सब आपकी दया है। आपके यहां तो कई हलवाहे होंगे। क्या वह इतना भी नहीं कर सकते कि इन गमलों को सींच दें? आपको व्यर्थ कष्ट उठाना पड़ता है। प्रेम, मुझे उनसे काम लेने का कोई अधिकार नहीं है। वह मेरे निज के नौकर नहीं है। मैं तो केवल यहां का निरीक्षक हूं, और फिर मैंने अमेरिका में तो हाथों से बर्तन धोए हैं, होटलों की मेजें साफ की हैं, सड़कों पर झाड़ू दी है। यहां आकर मैं कोई और तो नहीं हो गया। मैंने यहां कोई खिदमतगार नहीं रखा है, अपना सब काम कर लेता हूं। जान, तब तो आपने हद कर दी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप क्यों अपनी आत्मा को इतना कष्ट देते हैं? प्रेम, मुझे कोई कष्ट नहीं होता। हां, इसके विरुद्ध आचरण करने में अलबत्ता कष्ट होगा। मेरी आदत ऐसी ही पड़ गई है। जान, ये तो आप मानते हैं कि आत्मिक उन्नति की भिन्न कक्षाएं होती हैं। प्रेम, मैंने इस विषय में कभी विचार नहीं किया और न अपना कोई सिद्धांत स्थिर कर सकता हूं। उस मुकदमे की अपील अभी दायर की या नहीं? जान, जी हां, दायर कर दी। आपने ज्वाला सिंह की सज्जनता देखी? ये महाशय मेरे बनाए हुए हैं। मैंने ही इन्हें रटा रटा कर किसी तरह बीए कराया। अपना हर्ज करता था, पर पहले इनकी कठिनाइयों को दूर कर देता था। इस नेकी का इन्होंने ये बदला दिया। ऐसा कृतघ्न मनुष्य मैंने नहीं देखा। प्रेम, पत्रों में उनके विरुद्ध जो लेख छपे थे, वह तुम ही ने लिखे थे? जान, जी हां। जब वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तब मैं क्यों उनसे रियायत करूं? प्रेम, तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल न्याय विरुद्ध था। उन्होंने जो कुछ किया न्याय समझ कर किया। उनका उद्देश्य तुम्हें नुकसान पहुंचाना न था। तुमने केवल उनका अनिष्ट करने के लिए आक्षेप किया। ज्ञान, जब आपस में अदावत हो गई, तब सत्यता का विवेचन कौन करता है? धर्म युद्ध का समय अब नहीं रहा। प्रेम, तो यह सब तुम्हारी मिथ्या कल्पना है? जान, जी हां, आपके सामने, लेकिन दूसरों के सामने। प्रेम, वह मानहानि का दावा कर दें तो? जान, इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, और उनमें हिम्मत का नाम नहीं। यह सब रोब दाब दिखाने के ही है। अपील का फैसला मेरे अनुकूल हुआ तो अभी उनकी और खबर लूंगा। जाते कहां हैं? और कुछ न हुआ तो बदनामी के साथ तब तब्दील तो हो ही जाएंगे। अब की तो आपने लखनपुर की खूब सैर की, असामियों ने मेरी खूब शिकायत की होगी। प्रेम, हां, शिकायत सभी कर रहे हैं। जान, लड़ाई दंगे का तो कोई भय नहीं है? प्रेम, मेरे विचार में तो उसकी संभावना नहीं है। जान, अगर उन्हें मालूम हो जाए कि इस विषय में हम लोगों के मतभेद हैं, और यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि आप अपने मनोगत छिपा नहीं सकते, तो वह और भी शेर हो जाएंगे। प्रेम, तो इससे हानि क्या होगी? ज्ञान, आपके सिद्धांत के अनुसार तो कोई हानि न होगी, पर मैं कहीं का नहीं रहूंगा। इस समय मेरे हित के लिए यह अत्यावश्यक है कि आप उधर आना जाना कम कर दें। प्रेम, क्या तुम्हें संदेह है कि मैं असामियों को उभाड़कर तुमसे लड़ाता हूं? मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं लखनपुर के ही नहीं, सारे देश के कृषकों से सहानुभूति है। लेकिन इसका यह आशय नहीं कि मुझे जमींदारों से कोई द्वेष है। हां, अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि मैं उधर न जाऊं, तो यही सही। अब मैं कभी न जाऊंगा। जानशंकर को इत्मीनान तो हुआ, पर वह इसे प्रकट न कर सके, मन में लज्जित थे। अपने भाई की रजोवृत्ति के सामने उन्हें अपनी तमोवृत्ति बहुत निष्कृष्ट प्रतीत होती थी। वह कुछ देर तक कपास और मक्का के खेतों को देखते रहे, जो यहां बहुत पहले ही बो दिए गए थे। फिर घर चले आए। श्रद्धा के बारे में न प्रेमशंकर ने कुछ पूछा और न उन्होंने कुछ कहा। श्रद्धा अब उनकी प्रेयसी नहीं, उपास्य देवी थी। दूसरे दिन 10 बजे डाकिये ने उन्हें एक रजिस्टर्ड लिफाफा दिया। उन्होंने विस्मित होकर लिफाफे को देखा। पता साफ लिखा हुआ था। खोला तो 500 का एक करेंसी नोट निकला। एक पत्र भी था जिसमें लिखा हुआ था, लखनपुर वालों की सहायता के लिए ये रुपये आपके पास भेजे जाते हैं। यह आप अपील की पैरवी करने के लिए उन्हें दे दें। इस कष्ट के लिए क्षमा कीजिएगा। प्रेमशंकर सोचने लगे, इसका भेजने वाला कौन है? यहां मुझे कौन जानता है? कौन मेरे विचारों से अवगत है? किसे मुझ पर इतना विश्वास है?
इन सब प्रश्नों का उत्तर मिलता था ज्वाला सिंह, किंतु मन इस उत्तर को स्वीकार न करता था। अब उन्हें यह चिंता लगी कि यह रुपये क्यों कर भेजूं। जानशंकर को मालूम हो गया तो वह समझेंगे मैंने स्वयं असामियों को सहायता दी है। उन्हें कभी विश्वास न आएगा कि यह किसी अन्य व्यक्ति की अमानत है। यदि असामियों को न दूं तो महान विश्वासघात होगा। इसी हैज बहस में शाम हो गई और लाला प्रभाशंकर का शुभागमन हुआ। जानशंकर को अपील के सफल होने का पूरा विश्वास था। उन्हें मालूम था कि किसानों में धनाभाव के कारण अब बिल्कुल दम नहीं है, लेकिन जब उन्होंने देखा काश्तकारों की ओर से भी मुकदमे की पैरवी उत्तम रीति से की जा रही है तो उन्हें अपनी सफलता में कुछ कुछ संदेह होने लगा। उन्हें विस्मय होता था कि इनके पास रुपए कहां से आ गए। गौस खां तो कहता था कि बीमारी ने सभी को मटिया मेट कर दिया है, कोई अपील पैरवी करने भी न जाएगा, एक तरफा डिग्री होगी। ये कायापलट क्यों कर हुई? अवश्य इनको कहीं न कहीं से मदद मिली है। कोई महाजन खड़ा हो गया है। शहर में तो कोई ऐसा नहीं दिख पड़ता, लखनपुर ही के आसपास का होगा। खैर, अभी तो रहस्य खुलेगा, तब बच्चू से समझूंगा। फैसले के दिन वह स्वयं कचहरी गए। अपील खारिज हो गई। सबसे पहले गौस खां सामने आए। उनसे डपट कर बोले, क्यों जनाब, आप तो फरमाते थे इन सबों के पास कौड़ी कफन को नहीं है, ये वकील क्या यूं ही आ गया? गौस खां ने भी गर्म होकर कहा, मैंने हुजूर से बिल्कुल सही अर्ज किया था, लेकिन मैं क्या जानता था कि मालिकों में ही इतनी निफाक है। मुझे पता लगता है कि हुजूर के बड़े भाई साहब ने एक हफ्ता हुआ कादिर को अपील की पैरवी के लिए 1000 रुपये दिए हैं। जानशंकर स्तंभित हो गए। एक क्षण के बाद बोले, बिल्कुल झूठ है। गौस खां, हरगिज नहीं। मेरे चपरासियों ने कादिर खां को अपनी जबान से यह कहते सुना है। उससे पूछा जाए तो वह आपसे भी साफ साफ कह देगा, या आप अपने भाई से खुद पूछ सकते हैं। जानशंकर निरुत्तर हो गए। उसी समय पैरगाड़ी संभाली, छल्लाते हुए घर आए और श्रद्धा से तीव्र स्वर में बोले, भाभी, तुमने देखी भैया की करामात। आज पता चला कि आपने लखनपुर वालों को अपील की पैरवी करने के लिए 1000 दिए हैं। इसका फल हुआ कि मेरी अपील खारिज हो गई। महीनों की दौड़ धूप और हजारों रुपयों पर पानी फिर गया। 1000 सालाना का नुकसान हुआ और रोबदाब बिल्कुल मिट्टी में मिल गया। मुझे उनसे ऐसी कूटनीति की आशंका न थी। अब तुम ही बताओ, उन्हें दोस्त समझूं या दुश्मन? श्रद्धा ने संशयात्मक भाव से कहा, तुम्हें किसी ने बहका दिया होगा। भला उनके पास इतने रुपये कहां होंगे? जान नहीं, मुझे पक्की खबर मिली है। जिन लोगों ने रुपये पाए हैं वे खुद अपनी जबान से कहते हैं। श्रद्धा, तुमसे तो उन्होंने वादा किया था कि लखनपुर से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं वहां कभी न जाऊंगा। जान, हाँ कहा तो था और मैंने उन पर विश्वास कर लिया था, लेकिन आज विदित हुआ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सारे संसार के मित्र होते हैं पर अपने घर के शत्रु। जरूर इसमें चचा साहब का भी हाथ है। पहले उनसे पूछ तो लो। मुझे विश्वास नहीं आता कि उनके पास इतने रुपए होंगे। जान, उनकी कपट नीति ने मेरे सारे मनूजबों को मिट्टी में मिला दिया। जब उनको मुझसे इतना वैमनस्य है तो मैं नहीं समझता कि मैं उन्हें अपना भाई कैसे समझूं। बिरादरी वालों ने उनका जो तिरस्कार किया वह असंगत नहीं था। विदेश निवास आत्मीयता का नाश कर देता है। श्रद्धा, तुम्हें भ्रम हुआ है। जान, फिर वही बच्चों की सी बातें करती हो। तुम क्या जानती हो कि उनके पास रुपए थे या नहीं? श्रद्धा, तो जरा वहां तक चले ही क्यों नहीं जाते? जान, अब नहीं जा सकता। मुझे उनकी सूरत से घृणा हो गई। उन्होंने असामियों का पक्ष लिया है तो मैं भी दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। जमींदार के 52 हाथ होते हैं। लखनपुर वालों को ऐसा कुचलूंगा कि उनकी हड्डियों का पता न लगेगा। भैया के मन की बात मैं जानता हूं। तुम सरल स्वभावा हो, उनकी तय तक नहीं पहुंच सकती। उनका उद्देश्य इसके सिवा और कुछ नहीं है कि मुझे तंग करे, असामियों को उभाड़कर मुसल्लम गांव हथिया ले और हम तुम कहीं के न रहें। अब उन्हें खूब पहचान गया। रंगे हुए सियार है, मन में और मुंह में और फिर जिसने अपना धर्म खो दिया, वह जो कुछ नन करे वह थोड़ा है। इनसे तो बेचारा ज्वाला सिंह फिर भी अच्छा है। उसने जो कुछ किया न्याय समझ कर किया, मेरा अहितन करना चाहता था। एक प्रकार से मैंने उसके साथ बड़ा अन्याय किया, उसे देश भर में बदनाम कर दिया। उन बातों को याद करने से ही दुख होता है। श्रद्धा, उनकी तो यहां से बदली हो गई। शिलमणि की महरी आज आई थी, कहती थी 3-4 दिन में चले जाएंगे। दर्जा भी घटा दिया गया है। जानशंकर ने चौंक कर कहा, सच? श्रद्धा, शिलमणि कल आने वाली है। विद्या बड़े संकोच में पड़ी हुई है।
मुझसे बड़ी भूल हुई, इसका शोक जीवन पर्यंत रहेगा। मुझे तो अब इसका विश्वास हो जाता है कि भैया ने उनके कान भी भर दिए थे। जिस दिन वह मौका देखने गए थे उसी दिन भैया भी लखनपुर पहुंचे। बस इधर तो ज्वाला सिंह को पट्टी पड़ाई, उधर गांव वालों को पक्का पोड़ा कर दिया। मैं कभी कल्पना भी न कर सकता था कि वह इतनी दूर की कौड़ी लाएंगे विगे, नहीं तो मैं पहले से ही चौकन्ना रहता। श्रद्धा ने जानशंकर को अनादर की दृष्टि से देखा और वहां से उठकर चली गई। दूसरे दिन शीलमणि आई और दिन भर वहां रही। चलते समय विद्या और श्रद्धा से गले मिलकर खूब रोई। ज्वाला सिंह 5 दिन और रहे। जानशंकर रोज उनसे मिलने का विचार करते, लेकिन समय आने पर कातर हो जाते थे। भय होता कहीं उन्होंने उन आक्षेपपूर्ण लेखों की चर्चा छेड़ दी तो क्या जवाब दूंगा। धांधली तो कर सकता हूं, साफ मुकर जाऊं कि मैंने कोई लेख नहीं लिखा। मेरे नाम से तो कोई लेख छपा नहीं, किंतु शंका होती थी कि कहीं इस प्रपंच से ज्वाला सिंह की आंखों में और न गिर जाऊं। 5वें दिन ज्वाला सिन्हा हाथ से चले। स्टेशन पर अच्छी संख्या थी। प्रेम शंकर भी मौजूद थे। ज्वाला सिन्हा मित्रों के साथ हाथ मिलाकर विदा होते थे। गाड़ी के छूटने में 1-2 मिनट ही बाकी थे कि इतने में जान शंकर लपके हुए प्लेटफार्म पर आए और पीछे की श्रेणी में खड़े हो गए। आगे बढ़कर मिलने की हिम्मत ज्वाला सिन्हा ने उन्हें देखा और गाड़ी से उतरकर उनके पास आए और गले से लिपट गए। ज्ञान शंकर की आंखों से आंसू बहने लगे। ज्वाला सिन्हा रोते थे कि चिरकाल की मैत्री, ऐसा शोक में ज्ञान शंकर रोते कि हाय, मेरे हाथों ऐसे सच्चे निश्चल निस्पृह मित्र का अमंगल हुआ। गार्ड ने झंडी दिखाई तो जानशंकर ने कंपित स्वर में कहा, भाईजान, मैं अत्यंत लज्जित हूं। ज्वाला सिंह बोले, उन बातों को भूल जाए जान, ईश्वर ने चाहा तो इसका प्रतिकार कर दूंगा। ज्वाला कभी कभी पत्र के इस सद्व्यवहार पर कुतूहल हुआ। उनके विचार में उस घाव का भरना दुस्तर था। उससे ज्यादा आश्चर्य प्रेमशंकर को हुआ, जो जानशंकर को उससे कहीं असज्जन समझते थे जितने वह वास्तव में थे। अपील खारिज होने के बाद जानशंकर ने गोरखपुर की तैयारी की। सोचा, इस तरह तो लखनपुर से आजीवन गला न छूटेगा, एक न एक उपद्रव मचा ही रहेगा। कहीं गोरखपुर में रंग जम गया तो 2-3 वर्षों में ऐसे कई लखनपुर हाथ आ जाएंगे। विद्या भी स्थिति का विचार करके सहमत हो गई। उसने सोचा, अगर दोनों भाइयों में यूं ही मनमुटाव रहा तो अवश्य ही बंटवारा हो जाएगा और तब 1000 सालाना आमदनी में निर्वाहन हो सकेगा। इनसे और काम तो हो सकेगा नहीं। बला से जो काम मिलता है वही सही। अतएव जन्माष्टमी के उत्सव के बाद जानशंकर गोरखपुर जा पहुंचे। प्रेमशंकर से मुलाकात न की। प्रभात का समय था। गायत्री पूजा पर थी कि दरबान ने जानशंकर के आने की सूचना दी। गायत्री ने तत्क्षण तो उन्हें अंदर न बुलाया। हाँ, जो पूजा 9 बजे समाप्त होती थी वह 7 ही बजे समाप्त कर दी। तब अपने कमरे में आकर उसने एक सुंदर साड़ी पहनी, बिखरे हुए केश संवारे और गौरव के साथ मसनद पर जा बैठी। लौंडी को इशारा किया कि जानशंकर को बुला लाए। वह अब रानी थी। यह उपाधि उसे हाल से ही प्राप्त हुई थी। वह जानशंकर से थोचित आरोह से मिलना चाहती थी। जानशंकर बुलाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ का ठाट बाट देकर विस्मय हो रहा था। द्वार पर 2 दरबान वर्दी पहने टहल रहे थे। सामने की अंगनाई में एक घंटा लटा हुआ था। एक और अस्तबल में कई बड़ी रास के घोड़े बोधे हुए। दूसरी ओर एक टीन के झोंपड़े में 2 हवा गाड़ियां थीं। दालान में पिंजर डेल तक थे। किसी में मैना थी, किसी में पहाड़ी श्यामा, किसी में सफेद तोता। विलायती खरहे अलग कटघरे में पले हुए थे। भवन के सम्मुख ही एक बंगला था जो फर्श और मेज कुर्सियों से सजा हुआ था। यही दफ्तर था। यद्यपि अभी बहुत सवेरा था, पर कर्मचारी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। जिस कमरे में वह दीवान खाना था उसकी सजावट बड़े सलीके के साथ की गई थी। ऐसी बहुमूल्य कालीनें और ऐसे बड़े बड़े आईने उसकी निगाह से न गुजरे थे। कई दलानों और आंगनों से गुजरने के बाद जब वह गायत्री की बैठक में पहुंचे, अब उन्हें अपने सम्मुख विलायसमय सौंदर्य की एक अनुपम नजर आई, जिसके एक एक अंग से गर्व और गौरव आभासित हो रहा था। यह वहां पहले की सी प्रसन्न, मुख सरल, प्रकृति विनय पूर्ण गायत्री न थी। जानशंकर ने सिर झुकाए, सलाम किया और कुर्सी पर बैठ गया। लज्जा ने सिर उठाने दिया। आए महाशय आए। क्या विद्या छोड़ती ही न थी। और तो सब कुशल है। जान, जी हां, सब लोग अच्छी तरह हैं। माया तो चलते समय बहुत जिद कर रहा था कि मैं भी मौसी के घर चलूंगा, लेकिन अभी बुखार से उठे हुए थोड़े ही दिन हुए हैं, इसी कारण साथ न लाया। आपको नित्य याद करता है। गायत्री भी उसकी प्यारी प्यारी भोली सूरत याद आती है। कई बार इच्छा हुई कि चलो सबसे मिल जाऊं, पर रियासत के झमेले से फुर्सत ही नहीं मिलती। ये बोझ आप संभालें तो मुझे जरा सांस लेने का अवकाश मिले। आपके लेकर तो बड़ा आदर हुआ। खुशामद करना कोई आपसे सीख ले।
जान जो कुछ था वह मेरी श्रद्धा का अल्पांश था। गायत्री ने गुंजयता के भाव से मुस्कुराकर कहा, जब थोड़ा सा पाप बदनाम करने को पर्याप्त हो तो अधिक क्यों किया जाए। कार्तिक में हिज एक्सेलेंसी यहां आने वाली है। उस अवसर पर मेरे उपाधि प्रदान का जलसा करना निश्चय किया है। अभी तक केवल गजट में सूचना छपी है। अब दरबार में मैं यथोचित समारोह और सम्मान के साथ उपाधि से विभूषित की जाऊंगी। चांद तब तो अभी से दरबार की तैयारी होनी चाहिए। गायत्री, आप बहुत अच्छे अवसर पर आए। दरबार के मंडप में अभी से हाथ लगा देना चाहिए। मेहमानों का ऐसा सत्कार किया जाए कि चारों ओर धूम मच जाए। रुपये की जरा भी चिंता मत कीजिए। आप ही इस अभिनय के सूत्रधार हैं। आपके ही हाथों इसका सूत्रपात होना चाहिए। एक दिन मैंने जिलाधीश से आपका जिक्र किया था। पूछने लगे उनके राजनीतिक विचार कैसे हैं। मैंने कहा, बहुत ही विचारशील शांत प्रकृति के मनुष्य हैं। यह सुनकर बहुत खुश हुए और कहा, वह आ जाए तो एक बार जलसे के संबंध में मुझसे मिल लें। इसके बाद गायत्री ने इलाके की सुव्यवस्था और अपने संकल्पों की चर्चा शुरू की। जानशंकर को उसके अनुभव और योग्यता पर आश्चर्य हो रहा था। उन्हें भय होता कि कदाचित मैं इन कार्यों को उत्तम रीति से संपादन न कर सकूं। उन्हें देहाती बैंकों का बिल्कुल ज्ञान न था। निर्माण कार्य से परिचित न थे। कृषि के नए आविष्कारों से कोरे थे, किंतु इस समय अपनी अयोग्यता प्रकट नितांत अनुचित था। वह गायत्री की बातों पर ऐसी मर्मज्जिता से सिर हिलाते थे और बीच बीच में टिप्पणियां करते थे, मानो इन विषयों में पारंगत हो। उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता और चातुर्य पर भरोसा था। इसके बल पर वह कोई काम हाथ में लेते हुए न हिचकते थे। जानशंकर को 2-4 दिन भी शांति से बैठकर काम को समझने का अवसर न मिला। दूसरे ही दिन दरबार की तैयारियों में दत्तचित्त होना पड़ा। प्रातः काल से संध्या तक सिर उठाने की फुर्सत न मिलती। बार बार अधिकारियों से राय लेनी पड़ती। सजावट की वस्तुओं को एकत्र करने के लिए बार बार रईसों की सेवा में दौड़ना पड़ता। ऐसा जान पड़ता था कि ये कोई सरकारी दरबार है, लेकिन कर्तव्यशील उत्साहित पुरुष थे। काम से घबराते न थे। प्रत्येक काम को पूरी जिम्मेदारी से करते थे। वह संकोच और अविश्वास जो पहले किसी मामले में अग्रसर न होने देता था, अब दूर होता जाता था। उनकी अध्यवसायशीलता पर लोग चकित हो जाते थे। 2 महीनों के अविश्रांत उद्योग के बाद दरबार का इंतजाम पूरा हो गया। जिलाधीश ने स्वयं आकर देखा और जान शंकर की तत्परता और कार्यदक्षता की खूब प्रशंसा की। गायत्री से मिले तो ऐसे सुयोग्य मैनेजर की नियुक्ति पर उसे बधाई दी। अभिनंदन पत्र की रचना का भार भी जान शंकर पर ही था। साहब बहादुर ने उसे पढ़ा तो लोटपोट हो गए और नगर के मान्यनों से कहा, मैंने किसी हिंदुस्तानी की कलम में यह चमत्कार नहीं देखा। अक्टूबर मास की 6 तारीख दरबार के लिए नियत थी। लोग सारी रात जागते रहे। प्रातःकाल से सलामी की तोपें दगने लगीं। अगर उस दिन की कार्यवाही का संक्षिप्त वर्णन किया जाए तो एक ग्रंथ बन जाए। ऐसे अवसरों पर उपन्यास अपनी कल्पना को समाचार पत्रों के संवाददाताओं के सुपुर्द कर देता है। लेडियों के भूषण अलंकारों की बहार, रईसों की सजधज की छटा देखनी हो, दावत की चटपटी स्वाद युक्त सामग्रियों का मजा चखना हो और शिकार के तरफ चरप का आनंद उठाना हो तो अखबारों के पन्ने उल्टिए। वहां आपको सारा विवरण अत्यंत सजीव चित्रमय शब्दों में मिलेगा। प्रेसिडेंट रूजेवेल्ट शिकार खेलने अफ्रीका गए थे तो संवाददाताओं की एक मंडली उनके साथ गई थी। सम्राट जॉर्ज पंचम जब भारतवर्ष आए थे तब संवाददाताओं की एक पूरी सेना उनके जुलूस में थी। यह दरबार इतना महत्वपूर्ण न था, जिस पर भी पत्रों में महीनों तक इसकी चर्चा होती रही। हम इतना ही कह देना काफी समझते हैं कि दरबार विधिपूर्वक समाप्त हुआ, कोई त्रुटि न रही। प्रत्येक कार्य निर्दिष्ट समय पर हुआ, किसी प्रकार की अव्यवस्था होने पाई। इस विलक्षण सफलता से हराजियान शंकर के सिर था, ऐसा मालूम होता था। किस भी कठपुतलियां उन्हीं के इशारे पर नाच रही हैं। गवर्नर रमहोदय ने विदाई के समय उन्हें धन्यवाद दिया। चारों तरफ वाह वाह हो गई। संध्या समय था, दरबार समाप्त हो चुका था। जिज्ञानशंकर नगर के मान्यजनों के साथ गवर्नर को स्टेशन तक विदा करके लौटे थे और एक कोच पर आराम से लेटे सिगार पी रहे थे। आज उन्हें सारा दिन दौड़ते गुजराए था, जरा भी दम लेने का अवकाश न मिला था। वह कुछ अलसाए हुए थे, पर इसके साथ ही हृदय पर वह उल्लास छाया हुआ था जो किसी आशातीत सफलता के बाद प्राप्त होता है। वह इस समय जब अपने कृत्यों का सिंहावलोकन करते थे तो उन्हें अपनी योग्यता पर स्वयं आश्चर्य होता था। अभी 2-2.5 मास पहले मैं क्या था? एक मामूली आदमी, केवल 2000 सालाना का जमींदार। शहर में कोई मेरी बात भी न पूछता था। छोटे छोटे अधिकारियों से भी दबता था और उनकी खुशामद करता था। अब यहाँ के अधिकारी वर्ग मुझसे मिलने की अभिलाषा रखते हैं।
शहर के मानीगण अपना नेता समझते हैं। बनारस में तो सारी उम्र बीत जाती, तब भी यह सम्मान पद न प्राप्त होता। आज गायत्री का मिजाज भी आसमान पर होगा। मुझे जरा भी आशा न थी कि वह इस तरह बेहरक मंच पर चली आएगी। वह मंच पर आई तो सारा दरबार जगमगाने लगा था। उसके कुंदन वर्णन पर अगर रही साड़ी कैसी छटा दिखा रही थी। उसके सौंदर्य आभा ने रत्नों की चमक दमक को भी मात कर दिया था। विद्या इससे कहीं रूपवती है, लेकिन उसमें यह आकर्षण कहाँ, यह उत्तेजक शक्ति कहाँ, वह सगर्विता कहाँ, यह रसिकता कहाँ। इसके सम्मुख आकर आंखों पर, चित्त पर, जबान पर काबू रखना कठिन हो जाता है। मैंने चाहा था कि इसे अपनी ओर खींचूं, इसे मान करूं, किंतु कोई शक्ति मुझे बलात् उसकी ओर खींचे लिए जाती है। अब मैं रुक नहीं सकता। कदाचित वह मुझे अपने समीप आते देखकर पीछे हटती है। मुझसे स्वामिनी और सेवक के अतिरिक्त और कोई संबंधनहीन रखना चाहती। वह मेरी योग्यता का आदर करती है और मुझे अपनी सम्मान तृष्णा का साधन मात्र बनाना चाहती है। उसके हृदय में अब अगर कोई अभिलाषा है तो वह समान प्रेम है। यही अब उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। मैं इसी आवाहन करके यहाँ पहुंचा हूं और इसी की बदौलत एक दिन मैं उसके हृदय से प्रेम का बीज अंकुरित कर सकूंगा। जानशंकर इन्हीं विचारों में मगन थे कि गायत्री ने अंदर बुलाया और मुस्कुराकर कहा, आज के सारे आयोजन का श्रेय आपको है। मैं हृदय से आपकी अनुग्रहित हूं। साहब बहादुर ने चलते समय आपकी बड़ी प्रशंसा की। आपने मजूरों की मजूरी तो दिला दी है। मैं इस आयोजन में बेगार लेकर किसी को दुखी नहीं करना चाहती। जान, जी हां, मैंने मुख्तार से कह दिया था। गायत्री, मेरी ओर से प्रत्येक मजदूर को 1-1 रुपया दिला दीजिए। जान, 500 मजदूरों से कम न होंगे। गायत्री, कोई हर्ज नहीं, ऐसे अवसर रोज नहीं आया करते। जिस ओवरसियर ने पंडाल बनवाया है इनाम दे दीजिए। जान, वह शायद स्वीकार न कर रही। ये रिश्वत नहीं, इनाम है। स्वीकार क्यों न करेगा? फर्राशो आतशबाजों को भी कुछ मिलना चाहिए। जान, तो फिर हलवाई और बावर्ची, खानसामे और खिदमतगार क्यों छोड़े जाएं? गायत्री, नहीं, कदारी नहीं, उन्हें 20-20 रुपये से कम न मिले। जान, मेरी सारी मितव्ययता निष्फल हो गई। गायत्री, वाह, उसी की बदौलत तो मुझे हौसला हुआ। मजूर को मजूरी कितनी ही दीजिए खुश नहीं होगा, लेकिन इनाम पाकर खुशी से फूल उठता है। अपने नौकरों को भी यथायोग्य कुछ न कुछ दिलवा दीजिए। जी हां, जब बाहर वाले लूट मचाएं तो घर वाले क्यों गीत गाएं? गायत्री, नहीं, घर वालों को पहला हक है जो 8 पहर के गुलाम है। सब आदमियों को यहीं बुलाए, मैं अपने हाथ से उन्हें इनाम दूंगी। इसमें उन्हें विशेष आनंद मिलेगा। जान, घंटों की झंझट है, 12 बज जाएंगे। गायत्री, ये झंझट नहीं है, ये मेरी हार्दिक लालसा है। अब मुझे कई बड़े बड़े अनुष्ठान करने हैं। ये मेरे जड़ाऊ कंगन है, ये विद्या के भेंट है। कल इसका पार्सल भेज दीजिए और 2 रुपये नकद। जान, इसकी क्या जरूरत है? कौन सा मौका है? गायत्री, और कौन सा मौका है? मेरे लड़के लड़कियां भी तो नहीं है कि उनके विवाह में दिल के अरमान निकालूंगी। ये कंगन उसे पसंद भी था, पिछले साल इटली से मंगवाया था। अब आपसे भी मेरी एक प्रार्थना है। आप मुझसे छोटे हैं, आप ही अपना हक वसूल कीजिए और निर्दयता के साथ। जानशंकर ने शर्माते हुए कहा, मेरे लिए आपकी कृपा दृष्टि ही काफी है। इस अवसर पर मुझे जो कीर्ति प्राप्त हुई है वही मेरा इनाम है। गायत्री, जी नहीं, मैं न मानूंगी। इस समय संकोच छोड़िए और सूद खाने वालों की भांति कठोर बन जाइए। ये आपकी कलम है जिसने मुझे इस पद पर पहुंचाया है, नहीं तो जिले में मेरी जैसी कितनी ही स्त्रियां हैं, कोई उनकी बात भी नहीं पूछता। इस कलम की यथायोगी पूजा किए बिना मुझे तस्कीन न होगी। जान, इसकी जरूरत तो तब होती जब मुझे उससे कम आनंद प्राप्त होता जितना आपको हो रहा है। गायत्री, मैं ये तर्क वितर्क एक भी न सुनूंगी। आप स्वयं कुछ नहीं कहते, इसलिए आपकी ओर से मैं ही कह देती हूं। आप अपने लिए बनारस में अपने घर से मिला हुआ एक सुंदर बंगला बनवा लीजिए। 4 कमरे हों और चारों तरफ बरामदों पर विलायती खपरैल हो और कमरों पर लदाव की छत। छत पर बरासात के लिए एक हवादार कमरा बना लीजिए। खुश हुए? जानशंकर के कृतज्ञतापूर्ण भाव से देखकर कहा, खुश तो नहीं हूं, अपने ऊपर ईर्ष्या होती है। गायत्री, बस दीपमालिका से आरंभ कर दीजिए। अब बतलाए, माया को क्या दूं? जान, माया तो अभी कुछ चाहिए, उसका इनाम अपने पास अमानत रहने दीजिए। आप 9 नकद न 13 उधार वाली मसल भूल जाते हैं। जान, अमानत पर तो कुछ न कुछ ब्याज मिलता है, अच्छी बात है, पर इस समय उसके लिए कलकत्ता के किसी कारखाने से एक छोटा सा टंडम मंगा दीजिए और मेरा टांगन जो तांगे में चलता है बरसात भेज दीजिए। छोटी लड़की के लिए हार बनवा दीजिए।
जो से कम जानशंकर यहाँ से चले तो पैर धरती पर न पड़ते थे। बंगले की अभिलाषा उन्हें चिरकाल से थी। वह समझते थे ये मेरे जीवन का मधुर स्वप्न ही रहेगी, लेकिन सौभाग्य की एक दृष्टि ने यह चिरसंचित अभिलाषा पूर्ण कर दी। आरंभ उत्साहवर्धक हुआ, देखें अंत क्या होता है। आय में वृद्धि और व्यय में कमी, ये जानशंकर के सुप्रबंध का फल था। यद्यपि गायत्री भी सदैव किफायत कर निगाह रखती थी, पर उनकी किफायत अशर्फियों की लूट और कोयलों पर मोहर को चरितार्थ करती थी। जानशंकर ने सारी व्यवस्था ही पलट दी। कारिंदों की बेपरवाही से इलाके में जमीन के बड़े बड़े टुकड़े पड़ती पड़े थे। हजारों बीजे की सीर होती थी, पर अनाज का कहीं पता न चलता था। सबका सब सिपाही प्यादों की खुराक में उठ जाता था। पटवारी की साजिश और कारिंदों की बेईमानी से कितनी ही उर्वरा भूमि उसर दिखाई जाती थी। सीर की सारी आमदनी राज्य अधिकारियों के आदर सत्कार्य के लिए भेंट उन्हें बड़ा गोल माल दिखाई दिया। बहुत दिनों से इजाफा गानन हुआ था। खेतों की जमाबंदी भी किसी निश्चित नियत के अधीन थी। हजारों रुपये प्रतिवर्ष रपट्टा खाते चले जाते थे। बड़े बड़े टुकड़े मौरूसी हो गए थे। जानशंकर ने इन सभी मामलों की छानबीन शुरू की। सारे इलाके में हलचल मच गई। गायत्री के पास शिकायतें पहुंचने लगीं, और यद्यपि गायत्री असामियों के साथ नरमी का बर्ताव करना पसंद करती थी, जब जानशंकर ने हिसाब का ब्यौरा समझाया तो उसकी आंखें खुल गईं। 1000 से ज्यादा ऐसे असामी थे जिन पर तत्काल बेदखली न दायर की जाती तो वे सदा के लिए जमींदार के काबू से बाहर हो जाते और 1000 सालाना की क्षति होती। इजाफा लगान से आमदनी सवाई हुई जाती है। जिस रियासत से 2 लाख सालाना भी निकला था, उससे बिना अर्जन के 3 लाख की निकासी होती नजर आती थी। ऐसी दशा में गायत्री अपने सुयोगी मैनेजर से क्यों न सहमत होती। 3 वर्ष तक सारी रियासत में हाहाकार मचा रहा। जानशंकर को नाना प्रकार के प्रलोभन दिए गए, यहां तक कि मार डालने की धमकियां भी दी गईं, पर वह अपने कर्मपथ से न हटे। यदि वह चाहते तो इन परिस्थितियों को अपरिमित धन संचय का साधन बना सकते थे, पर सम्मान और अधिकार ने अब उन्हें क्षुद्रताओं से निवृत्त कर दिया था। किंतु जो मंसूबे बांधकर यहां आए थे, वे अभी तक होते नजर न आते थे। गायत्री उनका लिहाज करती थी, प्रत्येक विषय में उन्हीं की सलाह पर चलती थी, लेकिन इसके साथ ही वह उनसे कुछ खिंची रहती थी। उन्हें प्राय नित्य ही उससे मिलने का अवसर प्राप्त होता था। वह इलाके के दूरवर्ती स्थानों से भी मोटर पर लौट आया करते थे, लेकिन यह मुलाकात गाड़ी संबंधी होती थी। यहां प्रेम दर्शन का मौका न मिलता। 2-4 लौंडियां खड़ी ही रहती, निराश होकर लौट आते थे। वह आग जो उन्होंने हाथ सेंकने के लिए जलाई थी, अब उनके हृदय को भी गर्म करने लगी थी। उनकी आंखें गायत्री के दर्शनों की भूख रहती थीं, उसका मधुर भाषण सुनने के लिए विकल। यदि किसी दिन मजबूर होकर उन्हें देहात में ठहरना पड़ता या किसी कारण गायत्री से भेंट न होती, तो उस अफीमची की भांति अस्थिर चित्त हो जाते थे, जिसे समय पर अफीम न मिले। एक दिन गायत्री ने प्रातःकाल जानशंकर को अंदर बुलाया। आजकल मकान की सफाई और सुफेदी हो रही थी। दीपावलिका का उत्सव निकट था। गायत्री बगीचे में बैठी हुई चिड़ियों को दाना चुना रही थी। कोई लौड़ी न थी। जानशंकर का हृदय चिड़ियों की भांति फुदकने लगा। आज पहली बार उन्हें ऐसा अवसर मिला। गायत्री ने उन्हें देखकर कहा, आज आपको बहुत जरूरी काम तो नहीं है? मैं आपसे एक खास मामले में कुछ राय लेना चाहती हूं। जानशंकर, कुछ हिसाब किताब देखना था, लेकिन कोई ऐसा जरूरी काम नहीं है। गायत्री, मेरे स्वामी ने अंतिम समय मुझे वसीयत की थी कि अपने बाद यह इलाका धर्मार्पण कर देना और इसकी निगरानी और प्रबंध के लिए ट्रस्ट बना देना। मेरी अब इच्छा होती है कि उनकी वसीयत पूरी कर दूं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, न जाने कब संदेश आ पहुंचे। कहीं बिना लिखा पढ़ी कि ये मर गई तो रियासत का बांट बखरा हो जाएगा और वसीयत पानी की रेखा की भांति मिट जाएगी। मैं चाहती हूं कि आप इस समस्या को हल कर दें। इससे अच्छा अवसर फिर न मिलेगा। जानशंकर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उनकी अभिलाषाओं के त्रिभुज का आधार ही लुप्त हुआ जाता था। बोले, वसीयत लेखबद्ध हो गई है? गायत्री, उनकी इच्छा मेरे लिए हजारों लेखों से अधिक मान्य है। यदि उन्हें मेरी फिक्र न होती तो अपने जीवन काल में ही रियासत को धर्मार्पण कर जाते। केवल मान रखने के लिए उन्होंने इस विचार को स्थगित कर दिया। जब उन्हें मेरा इतना लिहाज था तो मैं भी उनकी इच्छा को देवानी समझती हूं। जानशंकर समझ गए कि इस समय कूटनीति से काम लेने की आवश्यकता है। अनुमोदन से विरोध का काम लेना चाहिए। बोले, अवश्य, लेकिन पहले यह निश्चय कर लेना चाहिए कि परमार्थ का स्वरूप क्या होगा। गायत्री, आप इस संबंध में लखनऊ जाकर पिताजी से मिलिए।
अपने बड़े भाई साहब से राय लीजिए। प्रेम शंकर की चर्चा सुनते ही ज्ञान शंकर के तेवरों पर बल पड़ गए। उनकी ओर से इनके हृदय में गांठ सी पड़ गई थी। बोले, राय साहब से सम्मति लेनी तो आवश्यक है। वह बुद्धिमान है, लेकिन भाई साहब को मैं कदापि इस योग्य नहीं समझता। जो मनुष्य इतना विचारहीन हो कि अपनी स्त्री को त्याग दे, मिथ्या सिद्धांत प्रेम के घमंड में बिरादरी का अपमान करे और अपनी असाधुता को प्रजा भक्ति का रंग देकर भाई की गर्दन पर छुरी चलाने में संकोच न करे, उससे इस धार्मिक विषय में कुछ पूछना व्यर्थ है। उनकी बदौलत मेरी 1000 सालाना की हानि हो गई और 3 साल गुजर जाने पर भी गांव में शांति नहीं होने पाई, बल्कि उपद्रव बढ़ता ही चला जाता है। श्रद्धा इन्हीं अविचारों के कारण उनके घृणा करती है। गायत्री, मेरी समझ में तो यह श्रद्धा का अन्याय है। जिस पुरुष के साथ विवाह हो गया उसके साथ निर्वाह करना प्रत्येक कर्मनिष्ठ नारी का धर्म है। जान, चाहे पुरुष नास्तिक और विधर्मी हो जाए। गायत्री, हां, मैं तो ऐसा ही समझती हूं। विवाह स्त्री पुरुष के अस्तित्व को संयुक्त कर देता है। उनकी आत्माएं एक दूसरे में समाविष्ट हो जाती हैं। जान, पुराने जमाने में लोगों के विचार ऐसे रहे हों, पर नया युग इसे नहीं मानता। वह स्त्री को संपूर्ण स्वाधीन ठहराता है। वह मनसा वाचा कर्मणा किसी के अधीन नहीं है। परमात्मा से आत्मा का जो घनिष्ठ संबंध है, उसके सामने मानवकृत संबंध की कोई हस्ती नहीं हो सकती। पश्चिम के देशों में आए दिन धार्मिक मतभेद के कारण तलाक होते रहते हैं। गायत्री, उन देशों की बात न चलाए। वहां के लोग विवाह को केवल सामाजिक बंधन समझते हैं। आपने ही एक बार कहा था कि वहां कुछ ऐसे लोग भी हैं जो विवाह संस्कार को मिथ्या समझते हैं। उनके विचार में स्त्री पुरुषों की अनुमति ही विवाह है, लेकिन भारतवर्ष में कभी इन विचारों का आदर नहीं हुआ। जान, स्मृतियों में तो इसकी व्यवस्था स्पष्ट रूप से की गई है। गायत्री, की गई है, मुझे मालूम है, लेकिन अभी उसका प्रचार नहीं हुआ। और क्यों होता, जबकि हमारे यहाँ स्त्री पुरुष दोनों एक साथ रहकर मतानुसार परमात्मा की उपासना कर सकते हैं। पुरुष वैश्वन है, स्त्री शैव है। पुरुष आर्य समाज में है, स्त्री अपने पुरातन सनातन धर्म को मानती है। वह ईश्वर को भी नहीं मानता। स्त्री ईंट और पत्थरों तक की पूजा अर्चना करती है। लेकिन इन भेदों के पीछे पति पत्नी में अलगाव नहीं हो जाता। ईश्वर को दिन यहां न लाए जब लोगों में विचार स्वातंत्र्य का इतना प्रकोप हो जाए। जान, इसका कारण यही है कि हम भीरू प्रकृति के हैं। यथार्थ का सामना न करके मिथ्या आदर्श प्रेम की आड़ में अपनी कमजोरी छिपाते हैं। गायत्री, मैंने आपका आशय नहीं समझा। जान, मेरा आशय केवल यही है कि लोक निंदा के भय से अपने प्रेम या अरुचि को छिपाना अपनी आत्मिक स्वाधीनता को खाक में मिलाना है। मैं उस स्त्री को सराहनीय नहीं समझता जो एक दुराचारी पुरुष से केवल भक्ति करती है कि वो उसका पति है। वह अपने उस जीवन की जो सार्थ हो सकता है, नष्ट कर देती है। यही बात पुरुषों पर भी घटित हो सकती है। हम संसार में रोने और झिंकने के लिए ही नहीं आए हैं, और न आत्मदमन हमारे जीवन का ध्येय है। गायत्री, तो आपके कथन का निष्कर्ष यह है कि हम अपनी मनोवृत्तियों का अनुसरण करें। जिस ओर इच्छाएं ले जाए उसी ओर आंखें बंद किए चले जाए, उसके दमन की चेष्टा न करें। आपने पहले भी एक बार यही विचार प्रकट किया था। तब से मैंने इस पर अच्छी तरह गौर किया है, लेकिन हृदय इसे किसी भांति स्वीकार नहीं करता। इच्छाओं को जीवन का आधार बनाना बालू की दीवार बनाना है। धर्म ग्रंथों में आत्मदमन और संयम की अखंड महिमा कही की है, बल्कि इसी के मुक्ति का साधन बताया गया है। इच्छाओं और वासनाओं को ही मानव पतन का मुख्य कारण सिद्ध किया गया है, और मेरे विचार में यह निर्विवाद है। ऐसी दशा में पश्चिम वालों का अनुसरण करना नादानी है। प्रथाओं की गुलामी इच्छाओं की गुलामी से श्रेष्ठ है। जानशंकर को इस कथन में बड़ा आनंद आ रहा था। इससे उन्हें गायत्री के हृदय के भेद्य और अभेद्य स्थलों का पता मिल रहा था, जो आगे चलकर उनकी अभीष्ट सिद्धि में सहायक हो सकता था। वह कुछ उत्तर देना ही चाहते थे कि एक लौंडी ने तार का लिफाफा लाकर उसके सामने रख दिया। ज्ञानशंकर ने चौंक कर लिफाफा खोला। लिखा था, जल्द आए लखनपुर वालों से फौजदारी होने का भय है। ज्ञानशंकर ने अन्यमनस्क भाव से लिफाफे को जमीन पर फेंक दिया। गायत्री ने पूछा, घर पर तो सब कुशल है ना? ज्ञानशंकर, लखनपुर से आया है, वहां फौजदारी हो गई है। इस गांव ने मेरी नाक में दम कर दिया। सब ऐसे दुष्ट हैं कि किसी तरह काबू में नहीं आते। यह सब भाई साहब की करतूत है। गायत्री, तब तो आपको करेगा, कहीं मामला तूल न पकड़ गया हो। जान,
ये अब की हमेशा के लिए निपटारा कर दूंगा, या तो गांव से इस्तीफा दे दूंगा या सारे गांव को ही जला दूंगा। वे लोग भी क्या याद करेंगे कि किसी से पाला पड़ा था। गायत्री लौटते हुए माया को जरूर लाएगा, उसे देखने को बहुत जी चाहता है। विद्या को भी घसीट लाएं तो क्या कहना। मैं तो लिखते लिखते हैरान हो गई। ज्ञान यही वही प्रथा की गुलामी है जिसका आप बखान करती है। बहन घर जाने का साधारण तो रिवाज नहीं है, वहीं से क्यों कर तोड़ सकती है। कदाचित इसी कारण आप भी वहां नहीं जा सकती। गायत्री मैं इन बातों का परवाह नहीं करती, लेकिन यहां तो आप देखते हैं सिर उठाने की फुर्सत नहीं। जान यही बहाना वह भी कर सकती है। गायत्री खैर वह न आए न सही, लेकिन माया को जरूर लाएगा और वहां का समाचार लिखते रहिएगा। अवकाश मिलते ही चले आएगा। गायत्री का अंतिम वाक्य ऐसा आकांक्षा सूचक था कि जंजान शंकर के हृदय में गुदगुदी सी पैदा हो गई। उन्हें यहाँ रहते 3 साल से ऊपर हो गए थे, कितनी बार बनारस आए, लेकिन गायत्री ने कभी लौटने के लिए ऐसा भावपूर्ण आग्रह न किया था। दिल ने कहा शायद मेरा जादू कुछ असर करने लगा। बोले तब भी 2 सप्ताह से कम क्या लगेंगे। गायत्री चिंतित स्वर से बोली 2 सप्ताह। जानशंकर को अपने विचार की पुष्टि हो गई। 9 बजे वह डाकगाड़ी से रवाना हुए और 5 बजते बजते बनारस पहुंच गए। तो दोस्तों ये थे प्रेमाश्रम के भाग 21 से 25। अगर आपको ये प्रस्तुति सार्थक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और हमारे चैनल साहित्य सागर को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके साथ से ही साहित्य की ये धारा बहती रहेगी। धन्यवाद।